गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष जो सेकेंड ईयर है उसका द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इसमें दिए गए सभी अध्याय भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निर्मित किए गए हैं। इसका अध्ययन करना हमें अति आवश्यक है। जिस देश में हम रहते हैं, जिस शासन व्यवस्था में हम रहते हैं, उस शासन व्यवस्था का अध्ययन करना हमें परम आवश्यक है, क्योंकि कौन सी व्यवस्था कैसे होगी, कौन पदाधिकारी होंगे, इसका सारा उद्बंध, लेखा जोखा भारतीय संविधान में दिया गया है। इसी कड़ी में आज हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसको हम जानते हैं, वो दिल्ली में स्थित है। अपील का अंतिम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में न्याय की कहीं आशा नहीं की जा सकती। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट पर निर्धारित है। जब राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि यह केस संविधान की व्याख्या संबंधित है या इसमें ऐसा कोई प्रश्न है जिसका उत्तर केवल सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है, तो वह न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देता है। सुप्रीम कोर्ट में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में की गई थी। संविधान में व्यवस्था की गई थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। समय परिस्थितिवश इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन, सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को सौंपा गया था। संसद के द्वारा समय समय पर कानून निर्माण में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई, जैसा कि 1960 में 14 की गई, 1977 में 18, 1985 में 26 और सर्वोच्च न्यायालय पर लगातार बढ़ते मामलों के बोझ को देखते हुए संसद ने मार्च 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है 31 की। संगठन संविधान के भाग 5 में के अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है कि अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र की नींव है। भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की कुल संख्या को 8 से बढ़ाकर 11 की गई। 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26 और 2008 में 31 और 2019 में 34 कर दिया गया। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई। वर्तमान में 2 या 3 की छोटी न्यायपीठों, जिन्हें खंडपीठ कहा जाता है, के रूप में सुनवाई करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है, यदि आवश्यक समझे राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 124 में यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेगा। इस बात को लेकर विवाद था कि क्या राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इस विवाद के निराकरण हेतु राष्ट्रपति द्वारा 1998 में एक संदर्भ रेफरेंस सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ पर 28 अक्टूबर 1998 को लिए गए निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार रही। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह कॉलेजियम से लिखित परामर्श प्राप्त करते हुए तथा इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय से कहा कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह कॉलेजियम को एक मत से और लिखित में सिफारिश करनी चाहिए। जब तक न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल न खाए, तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से कोई सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, तो सरकार ऐसी सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायाधीशों की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। पहला है वह है भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में रह चुका हूँ। तीसरा, किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हूँ। और राष्ट्रपति की विचार में वो पारंगत विधिवेता हो। पारंगत विधिवेता हो। यह पारंगत विधिवेता का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे एक ये कारण था कि अंतिम उपलब्ध वस्तु चुनाव क्षेत्र के व्यापक के लिए रखा गया। इस उपबंध के अनुसार किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला कोई प्रख्यात प्रोफेसर विधिवेता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जा सके। किसी कॉलेज के प्रोफेसर या विश्वविद्यालय में कोई यदि भारतीय संविधान के बारे में जानता हो, LLB किया हो, या यूँ कहें कि जो LLB वाले टीचर्स होते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी बनाने का प्रावधान ऐसा किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विशेष स्थिति में उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार तदर्थ नियुक्तियां करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय की सलाह लेनी होगी, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कनाडा के संविधान द्वारा ली गई है। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया।
ऐसी प्रथा के अनुसार लिया है। सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय के पदनिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के संबंध में 1978 में से बनाई गई सर्वमान्य परंपरा के आधार पर अब तक पूर्णतः निश्चित हो गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। विधि आयोग ने भी अपनी 80 रिपोर्ट में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा और लोकतंत्र के संचालन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। न्यायाधीशों का कार्यकाल, वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। इसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर त्याग हट सकता है या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है वो संविधान में 65 वर्ष निर्धारित की गई है। संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान की भांति ही भारतीय संविधान में आजीवन कार्यकाल की व्यवस्था नहीं की गई। फिर भी वर्तमान व्यवस्था व्यवहारतः वैसी है क्योंकि भारत में औसत आयु को देखते हुए 65 वर्ष की आयु बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान के अनुच्छेद 128 में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्ति करने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस अवस्था से पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अपने पद से केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। पर्याप्त पेंशन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इनमें कोई प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते, पेंशन, ग्रेजुटी आदि के संबंध में 1 जनवरी 2006 से आवश्यक अनुसार सुधार किए गए हैं। वेतन के अतिरिक्त इन न्यायाधीशों को मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, निवास स्थान, स्टाफ कर, सीमित मात्रा में पेट्रोल तथा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। न्यायाधीशों के लिए पेंशन या सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्ते में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इन्हें वेतन व भत्ते भारत के संचित निधि से दिए जाएं, जिस पर भारतीय संसद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन समय समय पर संशोधित किया गया है। शपथ का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपने कार्य ग्रहण आरंभ करने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। न्यायाधीशों पर महाभियोग, राष्ट्रपति के आदेशों से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संशोधन किया गया हो। इस आदेश को
संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उन्हें पद से हटाने के लिए दुर्व्यवहार या अक्षमता को साबित करना होता है। महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होगा और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की पद से हटाने के आदेश जारी कर सकेंगे। इस संबंध में यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार किया जाना चाहिए और न्यायाधीश को अपने पद पक्ष में समर्थन तथा उसकी पैरवी का पूरा अधिकार अवसर प्रदान किया जाएगा। भारत में पहली बार 1992-93 में सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश जी रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन संसद में जब इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा था तभी शासक दल के द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया। इस प्रकार भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। 2011 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन को महाभियोग के आधार पर उनके पद से हटाने का कार्य किया गया था, परंतु उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। उन्मुक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय को संसद में बहस के लिए नहीं रखा जाएगा। न्यायालय के निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती। संसद में न्यायाधीशों को अपने सभी कार्य और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी सम्मति की शैक्षणिक दृष्टि से आलोचना विवेचना की जा सकती है। न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी सम्मति की शैक्षणिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्हें किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का निर्णय दिया। संसद के द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर न्यायाधीश के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह अपना सम्मान बनाए रखने और शत्रुतापूर्ण आलोचना से अपनी रक्षा करने के लिए किसी भी तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय अवमान की कार्रवाई कर सके। न्यायालय अवमान की कार्रवाई न केवल प्रतिष्ठा की रक्षा करने वरन ऐसे किसी कार्य को रोकने के लिए भी की जा सकती है जिसका इसकी निष्पक्ष निर्णय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, क्या आशंका हो। सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है वो दिल्ली में निर्धारित किया गया है। अब कई बार ये बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में क्यों रखा गया। संविधान निर्माताओं ने इस बारे में विचार किया जब ये सूटेबल हुआ कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहीं पर जब हमने संसद का निर्माण किया है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है, तो यह भी एक पिलर है जिसे भी दिल्ली में स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में संविधान ने कुछ व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त संविधान ने भारतीय संसद को भी इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया है तथा
अन्य बातों पर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर नियम निर्माण करने में क्षमता रखता है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में संविधान ने कुछ व्यवस्था की है, जिनमें जिन विषयों का संबंध संविधान की व्याख्या से हो या जिसके अंतर्गत संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो या जिसमें विधि के अभिप्राय को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो या जिन विषयों पर विचार का कार्य भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा हो, उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय खुले तौर पर किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीश अपना पृथक निर्णय दे सकता है, वह अन्य किसी प्रकार से बहुमत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकेगा। बहुमत निर्णय ही मान्य होगा। इस प्रकार हमने आज सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे अंतिम और अपीलीय न्यायालय है। इसको सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए। सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर अंकुश संसद का, और संसद भी सर्वोच्च न्यायालय की सीमाओं को पार नहीं कर सकती। संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम और सबसे मजबूत न्यायालय है। इसकी गरिमा बनाए रखना भारत के लिए अति आवश्यक है। न्यायालय में जो निर्णय दिए गए हैं, उन निर्णय को भी मानना संपूर्ण भारत के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हमने आज इस ऑनलाइन क्लासेस में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, कार्य एवं शक्तियों के बारे में अध्ययन किया है। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। सभी का धन्यवाद इस ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक्स ऑफ ऑल।